स्वागत है आपका विनोद जी नई परख के मंच पर। धन्यवाद। हम लोग इंतजार करते ही रह गए, लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह के दर्शन सदन में नहीं हुए, लेकिन जिस मकसद के लिए उनके दर्शन होने थे, उन्हें विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे उनके ऊपर अपना वक्तव्य देना था, वो नौबत नहीं आ पाई और बिना वक्तव्य उनका वक्तव्य दिए हुए ही पूरा मानसून अधिवेशन संसद का साइने डाई हो गया, अगले अधिवेशन तक के लिए स्थगित हो गया। ये क्या स्थिति रही? कई दिन से माहौल बनाया जा रहा था। कल स्वयं गृह मंत्री आए निकलकर, उन्होंने एएनआई को एक वक्तव्य दिया कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष जो है वो अध्यक्ष को, महोदय को, सभापति को पत्र दे, फिर हम दिन भर चर्चा करेंगे, हम अगले दिन तक जवाब देंगे। विपक्ष ने कहा कि भाई हमें आपका भाषण नहीं चाहिए, हमें जो सवाल हमने उठाए थे कि किसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, किसने पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया, सादा वस्त्रों में जो लोग लाठियां भांज रहे थे, पीट रहे थे, वो लोग कौन थे, इन बातों के हमें सीधे सीधे जवाब चाहिए। बहरहाल अमित शाह इन बातों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो एएनआई को वक्तव्य देके, मेरा अपना आकलन ये है कि बस वो केवल ये कहना चाहते थे कि मैं तो तैयार था, विपक्ष ही तैयार नहीं था चर्चा करने के लिए, ताकि उनके ऊपर भगोड़ा होने का या अपनी जिम्मेदारी से भागने का इल्जाम न लगे और उनकी जो एक धाकड़ नेता की, धाकड़ गृह मंत्री की छवि है, उस छवि के ऊपर कोई बट्टा न लगे। इसलिए ही कल वो पूरा प्रपंच रचा गया एएनआई के सामने वक्तव्य देने का। मुझे तो लगता ही है कि उनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा कहने के लिए जो वो सदन में कह सकते हो। विरोध जी, एएनआई को क्या, उन्होंने सब कई टीवी चैनल्स को दिया वो वक्तव्य। हाँ जी, और पार्लियामेंट के प्रांगण में खड़े होकर दिया, और मैं हर चीज का जवाब दूंगा। फिर कहा कि आप 3 बजे, आज 3 बजे तक लिख के स्पीकर साहब को दे दीजिए, और अगले हम 3 बजे डिबेट शुरू कर देंगे, और कल 3 बजे मैं अपना रिप्लाई दे दूंगा, जवाब दे दूंगा। ये क्या होता है भाई? अर्जी दे के विपक्ष जो है डिबेट पाएगा? इससे पहले माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो आए, वो कह रहे थे कि भाई गृह मंत्री जो है वक्तव्य देंगे, स्टेटमेंट देने को तैयार है बिल्कुल, लेकिन आपको शांति से वो स्टेटमेंट सुननी पड़ेगी। अरे भाई, ये पार्लियामेंट है कि कन्वेंशन सेंटर है कोई, जहां मंत्री आएगा, भाषण देगा, तालियां बजेगी और वो चला जाएगा? तो मैं समझता हूं कि जो पार्लियामेंट की स्पिरिट के पक्ष में ये नहीं था। जिस तरह से उन्होंने क्लाइम डाउन भी किया, या ये कोशिश की दिखाने की कि हम तो तैयार थे, और मुझे ये लगता था, मुझे लग रहा था कि अब तो मैं आश्वासित हूं कि वो मसाला ढूंढ रहे थे पब्लिक रैलीज में भाषण देने के लिए, कि हम तो मान गए थे और विपक्ष ही भाग रहा था डिबेट से। वो कहा भी माननीय गृह मंत्री ने कि हु इज रनिंग अवे फ्रॉम द डिबेट नाउ? द ऑपोजिशन। भाई ऑपोजिशन, आखिरी दिन, आप एक दिन पहले पार्लियामेंट खत्म होने के, मॉनसून सेशन के, आप ये वादा लेके आते हो, ये प्रपोजल लेके आते हो, कितनी देर इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप इतनी देर से क्यों आए? सदन तो 20 तारीख से चल रहा है, और आप कंडीशनैलिटी लगा रहे हो पार्लियामेंट में कि शांतिपूर्ण ढंग से मेरा भाषण सुना जाएगा। तो जवाब उनको मिल गया। राहुल गांधी ने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर भाषण, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर एड्रेस, वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप बताओ कि गोली किसके आदेश पे चली, आप हमको ये बताओ। और उसका कोई जवाब कोई ना आया है और ना ही आएगा। अब शीतकालीन सत्र में तब तक बात पुरानी हो जाएगी या दोबारा उछलेगी, या अभी और शीतकालीन सत्र के बीच में लगातार ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि छात्र लोग आश्वासित नहीं है। और बीच में अभय जी, जो झारखंड का कवरेज हुआ, तो मेरी नजर में वो कवरेज तो खैर बनता था, कवरेज तो हर टेलीविजन चैनल करेगा, लेकिन जिस अंदाज में मेन लाइन टेलीविजन चैनल, जिस भाषा में, जिस टोन में वो कवरेज कर रहे थे, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि झारखंड
वर्सेस जंतर मंतर की पुलिस एक्शन, दोनों जगह पे कैसे एक दूसरे के अनुपात में रहा है, ये दिखाने के लिए। तो ये तो देश हित में बात नहीं हुई ना, कि वह टीवी चैनल वाले कह रहे हैं कि वहां पर रात को पुलिस ने मारा, वहां भी बहुत एक्सेसिस हुई, एक्सेप्ट करते हैं, जहां पुलिस एक्शन होता है वहां एक्सेसिस होती हैं, हो जाती हैं या होती हैं। हमने अपनी आंखों से कई प्रोटेस्ट देखे हैं, हो जाती हैं या होती हैं। और इसको इश्यू बनाना उचित नहीं होता जब आपने ये पैलेट गन वाला इशू नहीं आता। वहां बोल रहे हैं उनके, देखिए कि इनके बोल रहे 400 किलोमीटर दूर था राहुल गांधी, प्रयागराज में बात कर रहा था, वहां नहीं जा सकता था रांची। तो उसकी जवाब में वो कॉकरोच जनता पार्टी वाले बोले कि आप जंतर मंतर नहीं आ सकते थे, आप तो 2 कदम पे थे वहां से पार्लियामेंट में। भाई जंतर मंतर तो पार्लियामेंट के बगल में है, प्रधानमंत्री निवास से बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, गृह मंत्री के निवास से ज्यादा दूर नहीं है। तो उनका जवाब, उनको अपनी बात का जवाब उनको वहां से मिला। देखिए ये कहा गया परस्पर, किरण रिजिजू जी ने, जो कि मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, कि भाई हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हमसे बात करे, बातचीत हो, सदन में चर्चा हो, और हम तो पूरे खुले मन से उनके पास गए जा रहे हैं। और मैं तो 2 बार मिला भी हूं राहुल गांधी जी को। उनसे पूछा क्या बात हुई, तो उसने उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन ये बात सच है कि वो मिले राहुल गांधी से। लेकिन एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, और दूसरा बाहर आपका एक बंदा जो रेगुलर चेयर में बना रहता है जब स्पीकर साहब नहीं होते, जिसका नाम है जगदम्बिका पाल, वो खड़ा होकर कह रहा है कि राहुल गांधी इज मिसफिट एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, डजंट डिजर्व टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। फिर इनके वो स्टॉक स्टेटमेंट देने वाले, इनका एक स्टॉक विटनेस है जिसे बोलते हैं पुलिस वाले, लेकिन वो स्टॉक अपनी भाषा, एक अपना टिप्पणी देने वाले, रेंट अ कोर्ट जिसे बोलते हैं, वो एक है बिहार से, सांसद है, मंत्री भी हैं, वो आके कोई अनर्गल बात कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप अमन चाहते हैं, अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, एक कोई पीस एंड रिकंसिलिएशन मिशन आप चला रहे हैं, तो बाहर जो ये आपके छोटे छोटे भोंपू बजते रहते हैं, इनको चुप कराइए ना। वो तो ग्रॉसली इंसल्टिंग टोन में बोलते हैं। उनमें एक मुख्य नाम निशिकांत दुबे जी का भी आता है। आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दी बाहर, खैर आज तो सदन adjourn हो गया, सेनेट आए, पर आज जो बाहर उन्होंने स्टेटमेंट दी, आप सुनिए उसको। किसी भी तरीके से, किसी भी हिसाब से वो सदन में एक सुचारू व्यवस्था बनाने के पक्ष में हित वाली कंड्यूसिव स्टेटमेंट थी क्या? कोई जरूरत नहीं, कोई मकसद नहीं है उनकी स्टेटमेंट को दोहराने का हमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि the art of running the parliament, the tactics adopted to ensure a debate, a wholesome debate in parliament, इन दोनों की या तो आज के सत्तारूढ़ दल के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, और या फिर ये आदत से मजबूर है। जैसे ये गुजरात में असेंबली चलाते थे, वैसे ही दिल्ली में पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं। वैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अनेकों पार्टियां बैठती हैं, वहां आपके पक्ष में बहुत सी बैठती हैं और इधर भी बहुत सी बैठती हैं, और आपको चाहिए उन पार्टियों का समर्थन, और आप उनके खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आपने करवा लिया क्या डिलिमिटेशन? हो गया क्या? विमेंस रिजर्वेशन बिल हो गया क्या? जो इतने बड़े बड़े आपके ऑब्जेक्टिव थे वो कर लिए क्या आपने? नहीं किए ना, नहीं हो पाए। और अब तो सदन पार्टी तो ये कह रही है आप तो अपने सोर्सेज से,
सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन फैला के कि भाई डीएमके तो हमारे साथ आ जाएगा, लगभग मान गया है। आज के दिन किसी को सर्वे करना चाहिए, किसी टेलीविजन चैनल को, अगर उसमें कोई ईमानदारी का पुट है, कि आप उन एमपीज को बोलिए, उनसे बात कीजिए जाके, जो बीजेपी की तरफ हुए या एनडीए के पक्ष में बैठ गए हैं। मिसाल के तौर पे जो ब्रेकअवे ग्रुप है तृणमूल कांग्रेस का, उन लोगों की आज के दिन मनस्थिति क्या है, क्या मनस्थिति है? और आप डिबेट से इसलिए भाग रहे थे क्या? आप ये चाह रहे थे कि आप आए और बोले और चले जाएं ताकि राम मंदिर का मुद्दा ना उठे? देखिए, अगर ये सरकार डिबेट मान गई थी तो आखिरी दिन कोई लोग पूछते हैं क्यों मानी? इसलिए मानी आखिरी दिन कि राम मंदिर के चंदे का इशू ना आए पार्लियामेंट, और आएगी भी तो आप, अब क्या होता अगर डिबेट कर लेती विपक्ष, तो जो लोग शोर मचाते ज्यादा उनको हाउस वो चेयर नेम कर सकती थी या सस्पेंड कर सकती थी। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना सस्पेंशन का। हालांकि आज के दिन मैं समझता हूं वो उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में पहले थे कि 100 से ज्यादा एमपीज को सस्पेंड कर दें, जैसे वो 3 फार्म लॉज के टाइम पे किया था उन्होंने। तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और अगर सही में आपकी निष्ठा है भारत की लोकतांत्रिक और पार्लियामेंट्री प्रणाली को चलाने की, तो आपको विपक्ष को सुनना पड़ेगा और जवाबदेही आपको अपनी उनके प्रति बनानी पड़ेगी, सदन के प्रति बनानी पड़ेगी, और आपको ताकीद करनी पड़ेगी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों हाउसेस में, वो फेयर खेलें, दोनों पक्षों को बराबर का समय दें। तो प्रॉब्लम आज के दिन क्या है? अबे जी, प्रॉब्लम यह है कि जो पहले होता था वो नहीं। अभी हाल ही में एक रील किसी ने शेयर की और बड़ी टाइमली रील थी कि अटल जी खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं, 1996 का प्रकरण है, अटल जी खड़े हुए हैं बोल रहे हैं, और वो मुद्दा जिस पे बात कर रहे हैं वो ये कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया यूपी में 1996 में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो अटल जी खड़े होकर बोल रहे हैं और सामने इंद्रजीत गुप्ता बैठे हुए हैं, तत्कालीन गृह मंत्री, कि अध्यक्ष महोदय आप कहिए, इनको कहिए कि आधे घंटे में एक स्टेटमेंट देके अपनी सदन में आए ताकि देश को पता चले, हमारे जरिए सदन को पता चले कि सरकार की इस जजमेंट पे क्या पोजीशन है। ये गंभीर मसला है। आज के दिन आप कभी सुन सकते हैं किसी को ये कहते हुए? और आज के दिन हमने तो सुना है कि जो लोग पीठासीन होते हैं कहते हैं कि दिस इज बियॉन्ड माय रेमिट। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, नथिंग इज बियॉन्ड द रेमिट ऑफ द चेयर। चेयर जो प्रिजाइड ओवर कर रही है वो मतलब स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट साहब अपर हाउस में जो चेयरमैन होते हैं वो, और इन्होंने तो कहा, चेयरमैन ने बोला कि मिस्टर प्लीज रिफ्लेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द हाउस टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर। क्या वो सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट हुआ? क्या उन्होंने पूछा दोबारा उससे कि भाई आपने बताया था कि नहीं उनको? जी, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। तो मेरा ये कहना है कि यू कांट ऑफर स्वीट नथिंग्स बाय वे ऑफ प्रोमिसेस। और ये जो स्वीट नथिंग्स देने का तरीका है, एक बार एक जुमला कस दिया और उसके बाद उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई फॉलो अप नहीं हुआ, तो फिर पार्लियामेंट में एक लॉक जैम बना रहता है, और लॉक जैम ज्यादा चले तो फिर पेंडिमोनियम होता है, और पेंडिमोनियम होता है तो सदन जो होता है वो भंग हो जाता है, फिर उस दिन नहीं मिलता, अगले दिन मिलता है। मतलब अंततः डिबेट डिस्टर्ब होती है, संभव नहीं होती। और डिबेट कराने की पूरी जो ड्यूटी होती है, बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस पास कराने की सिर्फ ड्यूटी नहीं है ट्रेजरी की ये ड्यूटी भी है चेयर की परमिशन से कि आप बहस करवाएं सदन में।
लेकिन होता क्या है कि ट्रेजरी उन मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहती और सदन में वो बहस नहीं दी जाती है विपक्ष को। अभी भी आज तक इन्होंने माना कभी कि हम राम मंदिर पे बहस करवाने को तैयार हैं? जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने नहीं कहा। हम तो यही बोला कि नीट परीक्षा पे हम बहस करने को तैयार हैं। लेकिन उसके साथ कुछ मुद्दा दूसरा जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है और वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई सदन के प्रांगण में, मतलब प्रेमिसेस में पार्लियामेंट के। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपका रवैया ही ऐसा है विच इज एंटी डिस्कशन। ये बात सच है कि बरसों से हम देखते आए हैं कि सरकारें जो हैं सदन में चर्चा से भागती हैं, ये हमने देखा है। और इसीलिए जो पार्लियामेंट का कार्यकाल है वो लगातार निरंतर घटता जा रहा है। विनोद जी, इसमें बीच में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि दो स्थितियां होती हैं। एक तो यह है कि सरकार किसी विषय पर सदन में चर्चा से भागे या कतराए, मतलब ये समझ में आता है, कोई भी सरकार किसी विषय पर चर्चा नहीं चाहती। लेकिन यहां तो एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई जिसके अंदर खून खराबा हुआ और सरकारी एजेंसियों द्वारा, सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के जरिए खून खराबा हुआ, और विपक्ष कह रहा है कि भाई ये खून खराबा क्यों हुआ, इसका हमें जवाब चाहिए। किसने इसका आदेश दिया? गृह मंत्री के तहत पुलिस आती है तो सीधे सीधे गृह मंत्री पर आक्षेप लगाया गया कि आप बता दीजिए किसने किया। अगर आपकी मर्जी से नहीं हुआ तो आपने उससे पूछा कि किसने आदेश दिया इसका, आप बता दीजिए किसने आदेश दिया, किसकी जिम्मेदारी है। अब इनके प्रवक्ता होते हैं संबित पात्रा, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि कोई मंत्री का काम थोड़ी ना होता है आदेश देना, ये तो मजिस्ट्रेट आदेश देता है। इस प्रकार की बात कहकर उन्होंने टरकाने की कोशिश की थी। फिर पैलेट गन चलाने और गोली चलाने के बीच में एक भ्रम पैदा करने की बीजेपी ने काफी कोशिश की। तो ये तो सीधे सीधे अमित शाह के ऊपर मामला टिकता था। देखिए, बिल्कुल उन्होंने अमित शाह से फोकस हटाने के लिए ये कहा था कि रिक्वायरमेंट के अनुसार, सिचुएशन की ग्रेविटी के अनुसार ये आदेश दिए जाते हैं, ये बोला गया। और गृह मंत्री थोड़ी देता है। आप कभी सरकार में, बड़ी कॉन्डेसेंडिंगली, आप हम तो सरकार में रहे हैं, वो कहते हैं हम भी रहे हैं सरकार में, लेकिन राहुल गांधी की तरफ करते हुए कि आपको शायद जानकारी नहीं है, आप अपने पूछ लें अपने साथियों से कि ऐसा नहीं, ऐसे होता है, ऐसा है, जमीन पे निर्देश तो कमांडर ही देगा फौज का। ये सवाल यहाँ पर उठ रहा था, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? नहीं, राहुल गांधी ने एक और बात कही थी, वो मैं याद दिला दूंगा आपको। राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने स्वयं गृह मंत्री को फोन पर दिल्ली पुलिस के साथ में बातचीत करते हुए देखा, उन्हें पल पल की घटनाएं ब्रीफ की जा रही थी और वो बाकायदा निर्देश दे रहे थे। ये स्वयं राहुल गांधी ने ये कहा, और राहुल गांधी की इस बात का खंडन किसी ने नहीं किया। जी, चिट्ठी भी लिखी थी उस वक्त, कहता है कोई जवाब नहीं आया। जी, मुझे संदर्भ नहीं याद आ रहा, लेकिन चिट्ठी ऐसे कुछ किसी संदर्भ में थी। देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ये सरकार। और माननीय प्रधानमंत्री ऐसे समय में अपेक्षा की जाती है कि जब ठन गई हो सरकार के किसी एक मंत्री में और विपक्ष में, तो उस वक्त प्रधानमंत्री का जो हस्तक्षेप होता है वो कारगर सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाहिर है हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री सदन में अवतरित ही नहीं हुए। अगर आते तो कुछ करते हुए उनसे लोग कुछ पूछते और वो कुछ जवाब देते या नहीं देते। तो प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट एक्सपोज हिमसेल्फ टू एनी सच अनफेवरेबल स्पॉटलाइट, जैसा कि वो उनकी आदत है। मणिपुर के मुद्दे पर भी वो लंबे अरसे तक चुप रहे। मणिपुर के मुद्दे पर भी लंबे अरसे तक वो चुप रहे। पुलवामा वाला जो अटैक हुआ तो उस वक्त तो शायद कहीं शूटिंग वूटिंग कर रहे थे किसी फिल्म की। तो देखो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
नो इट्स हिज प्रेरोगेटिव व्हेन टू टॉक एंड व्हेन नॉट टू टॉक, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेरोगेटिव्स दिए गए हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई हुई है संविधान की संरचना के तहत। So you can just can't cite your prerogatives and not attend to your duties and responsibilities. और यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि, और जो माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली ये बात कहना चाहता हूँ that he is below expectations as parliamentary affairs minister. बार बार खड़े होके, ना जाने कितनी बार वो खड़े होके विपक्ष से कह चुके हैं कि आप माफी मांगिए। मतलब हर छोटी सी बात पे वो विपक्ष से माफी मंगवाना चाहते हैं। और ही इज नॉट अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश और इन हिंदी। और जब वो बोलते हैं तो मतलब उनका इंटेंशन ऐसा होता है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सुनाई देने में ऐसा लगता है कि he is dismissive about the opposition, or he is a trifle arrogant about himself. और ऐसे जो लगातार वो इंटरवेंशन करते हैं, इतनी इंटरवेंशन वो डिबेट में करते हैं, किसी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने पहले इतनी इंटरवेंशन नहीं करते जी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बीच में उठने का अधिकार होता है, उसको समय दिया जाता है, एकदम से वो प्रॉम्प्ट कर अपना जवाब दे सकता है, इंटरवीन कर सकता है, लेकिन ही कांट मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट ना। और दूसरा, चेयर भी बार बार उनको परमिशन दे देती है, और कई बार विपक्ष कहते हैं आई हैव नॉट यील्डेड, लेकिन चेयर फिर कहते हैं कि नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, इनकी तो बात सुननी पड़ेगी आपको। तो कहते हैं कि व्हाट इज ट्रू ऑफ हिज स्टेटस एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी खड़ा होता है तो बोलने दिया जाता है, वो हमेशा ये प्रेफरेंस मिलती है उस ओहदे को, व्यक्ति छोड़ दीजिए आप। तो जितनी भी व्यवस्था है अभय जी, जितने भी पास्ट हेल्दी प्रेसिडेंट्स हैं जो हमने चलते हुए देखे हैं, वो प्रेसिडेंट्स आज के दिन लागू नहीं हो रहे। और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स से चलती है, सिर्फ स्पीकर की रूलिंग से नहीं चलती। पहले जो स्थापित किए गए प्रेसिडेंट्स हैं, सर्चलाइट्स स्थापित की गई हैं जो पार्लियामेंट्री कॉन्डक्ट को उजागर करने के लिए जी, वो सब भी बुझ गई हैं आज के दिन, या बुझा दी गई हैं। जैसे सुरंग में कोई घुसता है ना, माइनर, कोल माइनर, तो उसके सर पे वो लाइट लगी होती है। तो पार्लियामेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेगोशिएट करने के लिए आपको एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है जो कि उसके सर पे वो लाइट लगी हुई टोपी पहनी हुई है उसने, और वो ना खुद रास्ता देख के निकले बल्कि औरों को भी रास्ता दिखाए, क्योंकि वरना तो माइंड में घुप अंधेरा होता है। तो इट्स अ माइंड ऑफ इश्यूज, पार्लियामेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज एंड इश्यूज, और उसमें से निकलने के लिए एक परिपक्व व्यक्ति की जरूरत है जो पैनी नजर से देखे, ना सिर्फ खुद पर दूसरों को भी रास्ता दिखाए। और ये काम पहले जो पार्लियामेंट में सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठते थे, जिनकी अक्रॉस द आइल इज्जत थी, वो किया करते थे। आज के दिन एक भी नहीं है ऐसा कि खड़ा हो जाए तो उसकी दोनों पक्ष बात सुने। एक जमाने में होते थे जी, दोनों पक्ष बात सुनते थे। चंद्रशेखर जी होते थे, मधुलिमा जी होते थे, ये इंद्रजीत गुप्ता और सोमनाथ बाबू भी बोलते थे, तो वहां दोनों तरफ अटल जी होते थे, आडवाणी जी भी कभी कभी इस भूमिका में आ जाते थे जी, बिकॉज आडवाणी, हम पीपल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हिम, बट ही वाज अ वेरी कमिटेड प्रैक्टिशनर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म। भाई उस पे जब आरोप लगे जयनवाला केस में, तो उसने रिजाइन कर दिया, जब तक मैं कहता दामन साफ नहीं करूंगा आऊंगा नहीं पार्लियामेंट में। बैठ गए थे ना वहां, सदन तक में नहीं आते थे, वुड नॉट कम टू पार्लियामेंट।
अच्छा, आपके नेताओं ने भी ये मापदंड स्थापित किए हुए हैं और आप जो हैं, आपने वो पहलवानों वाला प्रकरण होने दिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया उस व्यक्ति के खिलाफ। अभी उसको क्लीन चिट मिल गई है लोअर कोर्ट से, और उसमें वो कोर्ट वर्ड एंड स्पिरिट कोर्ट कर रहा है, वो ऑनरेबली एक्विटेड नहीं हूं मैं, ऑनरेबली एक्विटेड हूं। अब देखना यह है कि वेदर द स्टेट विल गो इन अपील और नॉट इन दैट केस। स्टेट विल नॉट कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। तो पूरा जो व्यवस्था है, पूरी जो पुराने आंख की शर्म थी, चली गई है। लेकिन इसमें तो अमित शाह की जो छवि थी, एक धाकड़ गृह मंत्री के तौर पर, वो अपने आप को लौह पुरुष भी कहलवाया करते थे दूसरों से, मत जो है, तो उस छवि को तो इस मसले में खास तौर से बहुत डेंट लगा है, बहुत उनकी छवि को बहुत ठेस लगी है बहुत। सर यू गेट द मेजर ऑफ अ मैन इन अ क्राइसिस। बिल्कुल। आपको किसी के छवि, किसी का जो मतलब बड़ा बोला, मतलब बड़ा धाकड़ बात है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है धाकड़। कितना बड़ा धाकड़ पार्लियामेंटेरियन हो, कितने धाकड़ नेता हैं। वो धाकड़पन जो होता है ना, वो क्राइसिस में, चैलेंज में कैसे आप उसको फेस करते हो, उससे साबित होता है। बड़बोलेपन से नहीं होता। और ये बड़बोले ज्यादा है, ये बीजेपी के आम नेता। और लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं बोलने दिया। भैया बात यह है कि कैप्टिव ऑडियंस आप दे दो इतने लंबे प्रकरण के बाद, और वो अपना भाषण दें और निकलने वहां से। आखिरी दिन है और चेयर अगर फेवरेबल हो तो सरकार को तो मिल ही जाता है ना, फिर स्लिप वे, एस्केप रूट मिल जाता है। तो वो एस्केप रूट ढूंढ रही थी सरकार, और विरोधी पक्ष ने वो उनको दिया नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, आप हमको ये बता दो कि गोली किसने चलाई। वो एक पॉइंट पड़ गया। उसको राहुल गांधी को लोग कह रहे थे जिद्दी है, हो सकता है वो जिद्दी है, कई मामलों में दिखने में लगता है। जिद्दी होने की बात क्या है? अगर ये भी नहीं पूछेगा विपक्ष तो क्या पूछेगा? इस मुद्दे पे उसकी पोजीशन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसने कहा मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। आप टीवी चैनल से चलवाते रहिए शो, और उसने उस डेट ये बोला था, हाउ इज शिफ्टिंग गोल पोस्ट, वो अपना पोजीशन बदल रहा है। भैया फुटबॉल में जैसा स्कोर करने के लिए पोजीशन बदलनी पड़ती है ना, उसी तरह से पॉलिटिक्स में करना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, हमने पहले बहुत बार होते हुए देखा है ये। और ये जो अस्त व्यस्त, जो the house was brought to a standstill so often by the BJP itself on the argument that disruption is a legitimate parliamentary instrument. अगर डिसरप्शन आपके आकाओं ने, गुरुओं ने आपको बताया है कि इट्स अ पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंटेलिटी, तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी है, वो सबके लिए है। सबके लिए है फिर तो। और ये हर जगह पे है। तो आप गाली गलौज करवाते रहिए अपने लोगों से, और साथ साथ ये स्वांग नचते रहिए कि हम तो चाहते हैं कि डिबेट हो। फिर बाहर निकल के आपके लोग, अच्छा कैमरा पोजीशन है, फ्रेंडली चैनल बैठ खड़े होते हैं कैमरा और बाइक लेके, वो रेंट अ कोर्ट वालों के सामने। 2-3 नाम है, लेना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन हम सबको जग जाहिर है कि उन्होंने कभी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया इफेक्टिवली, बाहर रेंट अ कोर्ट देने आ जाते हैं। और एक और है जो कि फुल टाइम गांधी बेटर है, और किताबें वो ले लेके आते हैं। मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने पुराने सारे पेपर्स उनके सामने खोल दिए हैं, या उनको रेगुलर ब्रीफिंग दी जाती है कि ऐसा भी था, ये सस्पिशन था। मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तो कमी होती नहीं है। और ये जब सरकार का कार्यकाल पूरा होगा, प्रधानमंत्री का पूरा होगा, अमित शाह जी का पूरा होगा, तो इनके कार्यकाल के बारे में भी ऐसी भ्रांतियां या कहानियां फैलाई जाएंगी या फैक्ट फैलाए जाएंगे। तो ये कोई पार्लियामेंट में ये सब कहने वाली बातें नहीं होती। पार्लियामेंट में आप पुख्ता बात कीजिए, जिस तरह से पुराने जमाने के लोग किया करते थे। भाई हाँ, ऑन फैक्ट्स यू कुड नॉट चैलेंज देम। मैं आपको बताता हूँ, कुड एनीबडी
challenge Madhu Limaye on facts? Could anybody challenge Madhu Dandote on facts? Could anybody challenge Somnath Chatterjee on facts? Could anybody challenge Indrajit Gupta on facts? Could anybody challenge Chandrasekhar on facts? Could anybody challenge Atalji on facts? Could anybody challenge Jaswant Singh or Yashwant Sinha on facts? Because they were committed parliamentarians. बिल्कुल. They were not made parliamentarians just because a berth was vacant and they were accorded that berth. जिस कुर्सी पे बैठने के लिए आप इलेक्शन जीते हो, उस कुर्सी के लायक आप हो या नहीं हो, वो आपकी जो परफॉर्मेंस है पार्लियामेंट में उससे जज होता है, उससे कंफर्म होता है, या लोग कहते हैं कि ये आदमी दुरुस्त नहीं है. तो ये किसी की कोई एक भी भूमिका नहीं है. कोई ऐसा बड़ा नेता ही नहीं जो शांति स्थापित करवा देता हमारे सदन में इंटरवीन करके. एक भी ऐसा नहीं है. और पुराने जमाने में इतने होते थे, इंटरवीन करते थे और शांति स्थापित होती थी. दोनों पक्षों से लोग आते थे. मैंने सुना एक बार कि चंद्रशेखर जी को इलेक्ट इसलिए करवा जाता था लोकसभा में कि बड़े बाई पार्टीजन व्यक्तित्व उनका और बड़े मुद्दों पे पोजीशन लेने में वो सक्षम है. तो बलिया में कई बार कुछ पार्टी कमजोर कैंडिडेट देती थी और ये मुझे बताया एक बार बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कि भाई वो व्यवहारिक व्यक्तित्व है और अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, इतिहास की उनको जानकारी है, खुद ऐतिहासिक फिगर है वो, तो उनके रहने से फायदा होता है. जब वो प्लेन हाईजैक हुआ कांधार में तो उनको फोन किया गया चंद्रशेखर जी को सलाह लेने के लिए. जब रिहा करने थे वो जो आतंकवादी पकड़े हुए थे इन ड्यू ऑफ द प्लेन कि प्लेन भी रिहा हो जाए, पैसेंजर भी रिहा हो जाए, तो उनसे जानकारी कर उनसे बातचीत के लिए उनको बुलाया गया. और मुझे एक कहानी मुझे पता है कि एक बड़े क्लोज हुआ करते थे पत्रकार राय साहब, अभी भी हैं, ईश्वर उनकी लंबी उम्र करे. तो उन्होंने मुझे बताते हैं राम बहादुर राय नहीं, राम बहादुर नहीं, दूसरे राय साहब है. अच्छा. हाँ, ये राय साहब जो है ये मुझे बताते हैं कि नर्मदेश्वर राय शायद उनका नर्मदेश्वर राय. हाँ, तो उन्होंने मुझे बताते हैं कि अटल जी चंद्रशेखर जी आडवाणी जी के पास बैठे हुए थे. जब उनको फोन आया पीएम निवास से या पीएम के किसी मुख्य अधिकारी से फोन आया और बात उन्होंने की, उसके बाद उनको बता चंद्रशेखर जी को कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो रिहा करेंगे उनको टेररिस्ट को. और चंद्रशेखर जी ने एडवाइस उनको दी, आप इस पे कोई विवादित डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रत्यक्ष रूप से मत एक्सप्रेस कीजिएगा. हमको फुल नॉलेज नहीं है कि किन कारणों से उन्होंने, हमारी सरकार ने ये बात मानी है जी. तो ऐसी इंटरवेंशंस होती थी. जी. जब मनमोहन सिंह पहली बार परवेज मुशर्रफ से मिलना था उसको, फुल फीडबैक वाज अवेलेबल टू हिम फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ अटल जी. यशवंत सिन्हा ने पूरी बात उनको समझाई, बताई. उन्होंने कहा कि आप कहे उसको कहिए कि भाई मैं तो नया आया हूँ, आप तो ये बात चर्चा, आप तो एक्सपीरियंस है इस चर्चा में जो हो रही है भारत में, तो आप हमको बताइए, कुछ सलाह दीजिए. तो उसने सलाह वही दी जो हमको सूट करती थी, हमारे जी सुनते. तो ये ऐसा होता है जी. पर एक भी आजकल ऐसा कोई नहीं है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. संसद का स्तर काफी गिर गया है. और स्तर नहीं गिर गया. हाँ, जो संसद के बड़े बूढ़े होते थे वो है ही नहीं, बचा ही नहीं. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ये भी उसका बनाए नहीं नए वाले. ये भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है. जो संसद में चुन के आते हैं उन्होंने ही उसका स्तर गिरा दिया है. और ये जो मौजूदा प्रकरण है अमित शाह वाला, ये इसका सबसे ताजा सबूत है कि किस तरह गृह मंत्री के
बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आचरण करता है, उसके ऊपर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। हिम्मत नहीं है कि संसद में आकर उनका जवाब दे, इधर-उधर की पतली गली खोजने की कोशिश कर रहे हैं। रिकॉर्ड पे हमारा नाम भगोड़े के तौर पे ना जाए इसलिए उससे पहले बयान देते हैं, आते हैं सदन में, वंदे मातरम सुनकर चले जाते हैं और सदन स्थगित हो जाता है। ये भारत के संसदीय इतिहास में कोई एक ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि राजनाथ सिंह क्यों नहीं ये रोल अदा कर रहे। इस पूरे क्राइसिस में उनकी आवाज तो सुनाई नहीं दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, राजनाथ सिंह जी को छोड़ दीजिए, आप वो तो रक्षा मंत्री हैं, किसकी आवाज सुनाई दी? नहीं, अपनी पार्टी में तो सीनियरिटी है ना उनके। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा प्रकरण जो है, उनकी नहीं सुनाई, ये जंतर मंतर वाला पूरा प्रकरण जो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, पता नहीं उसको चुप रहने के लिए सबको कहा गया, कोई नहीं बोला। आपने योगी आदित्यनाथ कोई वक्तव्य सुना? आपने हेमंत बिश्व शर्मा कोई, ये लोग कितना बोलते हैं हर बात पे, हेमंत बिश्व शर्मा का वक्तव्य सुना? कोई मुख्यमंत्री नहीं बोला। अमित शाह के पक्ष में कोई मंत्री नहीं आया निकल कर, संसदीय कार्य मंत्री को छोड़ के कोई नहीं बोला, सब लोग चुप ही बने रहे। तो इसमें एक खास तरह की विचित्रता है इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसको हम लोग आगे भी डिकोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत उम्दा चर्चा हुई, हम लोगों ने इतिहास को भी थोड़ा खंगाला जी।